Hello everyone, my name is Jitendra Kumar, Faculty of Civil Engineering, and welcome to the YouTube channel of Engineering College Bardmer. So students, in this lecture of structural analysis, we are going to study about method of analysis today. What we are going to study? Methods of analysis. तो मेथड ऑफ एनालिसिस डिपेंड करते हैं स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर, उसके ऊपर लोडिंग कंडीशन किस टाइप के दे रखे हैं, जनरल लोडिंग, वर्टिकल लोडिंग, और उसके ऊपर सपोर्ट्स जो कंडीशन है, एक्सटर्नल सपोर्ट कंडीशन, वो किस तरह की है, और मेंबर अरेंजमेंट भी उसका। तो होल जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का एज ए होल, उसके ऊपर जो भी कंडीशन आपको गिवन है उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा मेथड ऑफ एनालिसिस। सबसे पहले देखें, स्ट्रक्चर के हमारे पास दो पार्ट थे, राइट। एक तो कौन सी थी, जिसे हम बोल देते थे स्टैटिकली डिटर्मिनेट। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ डिटर्मिनेट की बजाय अब आप उसे क्या कहेंगे, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम, स्टैटिकली डिटर्मिनेट। एंड सेकंड वन ऑफ आर इज स्टैटिकली indeterminate. I hope all of you can hear me properly. I have checked my mic that it is working. So we have two type of structure. One is statically determinate and other one is statically indeterminate. In this statically determinate condition, you can solve that beam or structure, whatever the case of our analysis is, you can simply solve by equations of equilibrium. Now meaning of equation of equilibrium here is, क्या है यहाँ पर, summation of all the horizontal forces 0, summation of all the vertical forces 0 and summation of all the moments about a point is equal to 0 कर देने पर जो हमारे पास कंडीशंस यहाँ पर डेवलप होंगी उन्हें कह देते हैं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ताकि मेरी जो पूरी बीम है, स्ट्रक्चर है, एक स्टेबल बीम की तरह वहां पर रुकी रहे, उसमें कोई मोशन ना हो, ठीक है, उसके अंदर प्रॉपर रिस्ट्रेन आ सके। हर इक्वेशन एक अननोन को निकालने के काम आते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीन इक्वेशन है, तो बेसिकली हम इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की मदद से तीन अननोन्स, मैक्सिमम तीन अननोन्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, उनकी वैल्यू कितनी है उसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो था स्टैटिकली डिटर्मिनेट। अब आपने जब एनालिसिस किया होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और मोमेंट को जीरो करने में, यानी कि अननोन्स को निकालने के लिए रिएक्शन में, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास यहाँ पर एक बीम हो गई, मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने ये सब ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है, तो इसको आपको बस रिवाइज करने की जरूरत है। आपका फिर जितना वो मिट्टी वगैरह आ रखी है दिमाग पर, वो ब्रश हो जाएगी, सारी ब्रशअप हो जाएगी, रिवीजन इजीली हो जाएगा। स्लो स्लो बोलने का कोई इसमें मतलब नहीं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपको एक कैंटिलीवर बीम दे रखी थी, उसके ऊपर पी लोडिंग, कोई जनरल लोडिंग कंडीशन दे रखी है, तो तीन तरह की रिएक्शन डेवलप हो सकती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एक बेंडिंग मोमेंट की, ठीक है। मैक्सिमम तीन रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे जो ये अननोन रिस्ट्रेन्स हैं, तो इन अननोन रिस्ट्रेन को हम कहाँ से निकाल पा रहे थे, इन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से। तो जो मैक्सिमम अननोन यानी कि मिनिमम भी एक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए तीन, जो हमने स्टेबिलिटी वाले लेक्चर में पढ़ा था, तो मिनिमम तीन और मैक्सिमम तीन स्टैटिकली डिटर्मिनेट के केस में हम तीन अननोन को निकाल सकते हैं, किसकी मदद से, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हेल्प से हम निकाल सकते हैं, राइट। अगर उसके बाद मैं बात करूं स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, तो क्या वो इससे सिर्फ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से सोल्व हो जाएगी, तो वो इससे सोल्व नहीं हो पाएगी अकेले इससे, तो हमारे को क्या जरूरत पड़ेगी, एडिशनल कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस की। किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, एडिशनल कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस। और ये एडिशनल कंपैटिबिलिटी इक्वेशन किसकी फॉर्म में होती है, डिफॉर्मेशंस की फॉर्म में, डिफ्लेक्शंस की फॉर्म में, यानी कि मेरे को स्लोप और डिफ्लेक्शंस की वैल्यू यानी कि डेल्टा और थीटा की वैल्यू, इनकी वैल्यू कैसे ना कैसे करके या तो मुझे इनकी वैल्यू निकालनी होगी, या इनकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता होगी जियोमेट्रिक कंडीशंस के हिसाब से। जैसे यहाँ पर मुझे पता है कि इस सपोर्ट पर, फिक्स सपोर्ट पर, ना तो मेरे पास स्लोप आता है ना ही डिफ्लेक्शन आता है, तो मुझे देखकर ही पता लग गया, यानी कि हमने जो एनालिसिस ऑलरेडी इसके बारे में कर रखा है, तो हमें इसके बेसिक से पता है कि स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू जीरो आने वाली, तो उसी वैल्यूज का यूज करके हम एडिशनल कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनाते हैं, जिससे हम अननोन्स वगैरह की वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने हमारे लास्ट लेक्चर में प्रोप्ड कैंटिलीवर के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम लगाकर फाइनल निकाला था कि जियोमेट्रिक कंडीशन आपको दी हुई थी, इस तरह से प्रोप्ड कैंटिलीवर है, जिसमें जियोमेट्रिक कंडीशन क्या बोलती है कि जो सपोर्ट बी है, यहाँ पर रोलर सपोर्ट है, उसके ऊपर आने वाला जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिफ्लेक्शन है, वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्लोप, आई एम टॉकिंग अबाउट
डिफ्लेक्शन दैट इज गोइंग टू बी जीरो एट सपोर्ट बी और रोलर सपोर्ट। तो जियोमेट्री कंडीशन से हमारे को एडिशनल कंपैटिबिलिटी इक्वेशन मिली और उससे हमने जो अननोन यहाँ पर 3/8 WL जो वैल्यू निकाली थी इन द केस ऑफ W किलो न्यूटन पर मीटर के यूडीएल में, ठीक है, 3/8 WL का हमने यहाँ पर रिएक्शन की वैल्यू निकाली थी किसकी मदद से, इन एडिशनल कंपैटिबिलिटी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन एंड इन दैट पर्टिकुलर केस आर डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इतना समझ आ गया आपको। अब आपने कुछ चीज नोटिस की होगी, जब मैंने स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम को आपने जब भी एनालाइज किया है, आपने सिर्फ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाई, आपने कभी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूज किया? अगर आप थिंक करके देखें, जब आप उनके अननोन्स के बारे में वैल्यूज निकाल रहे थे, क्या आपने कभी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया को यूज किया? नहीं किया होगा आपने। क्या आपने ई जी म्यू के यानी कि मटेरियल प्रॉपर्टीज को यूज किया? वो भी नहीं किया होगा। ठीक है, और क्या आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि मोमेंट ऑफ एरिया भी कह दो आप इसे यहाँ पर, बेसिकली होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल मानने के बाद हम क्या करते हैं कि उस एरिया का एक स्ट्राइप कट करके उसी का हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं और बोल देते हैं कि इसके ऊपर जो मोमेंट आया है वही उसके मटेरियल का मैटर का है। ठीक है, वही उसका मैटर भी वही शो करेगा, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो इसके कारण लगने वाला, एक्चुअल तो वेट के कारण लग रहा है इनर्शिया यहाँ पर, लेकिन हम एरिया का मोमेंट निकाल देते हैं, मोमेंट ऑफ एरिया बोल देते हैं इसको, तो दोनों इक्वल कर देते हैं और उसके लिए कंडीशन स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं कि मटेरियल कैसा हो, होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक। तो होमोजीनियस आइसोट्रोपिक का रीजन ये भी हो जाता है कि हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम, मैटर सेम है, तो उसके लिए जो जितना एरिया का अगर मैं यहाँ पर मोमेंट निकालूंगा उतने ही मैटर का यानी कि उसके वेट का, उसके मास का एरिया निकल जाएगा। तो इसलिए एरिया मोमेंट करके यहाँ पर मैं सिंपली, अब देखते हो कि इसकी पावर भी कितनी आती है, mm की पावर 4। ठीक है, हालांकि हमने 11th-12th में तो क्या पढ़ा था, जो यहाँ पर मेरा ये रहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके लिए निकालते थे हम, इनर्शिया वेट के लिए, मास के लिए, राइट, मास के लिए बोलते थे। तो मास को एज ए एरिया के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर उसकी वैल्यू को निकाला जाता है। तो जब मैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर यानी कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट, अगेन आई एम स्पीकिंग, इट इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट, यू जस्ट डोंट कॉल इट डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, दैट विल बी रोंग। ठीक है, इंटरव्यू में कभी आप अगर बोलोगे तो आपको डिटर्मिनेट के बजाय क्या बोलना है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बोलना है उसे। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लीन कर देता हूँ। होप सो आपको अब तक थोड़ा समझ आया होगा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, इससे अच्छा तो पूरा इरेज कर लेता मैं, चलिए कोई बात नहीं। तो जो मेरी स्टैटिकली दो बीम्स थी, राइट, दो बीम क्या मतलब, दो स्ट्रक्चर थी, एक तो कौन सी थी, स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, एंड सेकेंड वन वाज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। स्टैटिकली डिटर्मिनेट में आपका काम कहाँ चल रहा है, सिर्फ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से सोल्व हो रहा है। ठीक है, कुछ जगह आपको कंडीशन इक्वेशंस भी लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज ना हो, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम उस कंडीशन इक्वेशंस का ही पार्ट है। उस कंडीशन में इक्वेशन में हमारे पास एक्स्ट्रा कंडीशन इक्वेशन यानी कि एडिशनल कंपैटिबिलिटी भी उसी का ही पार्ट हो जाती है। ठीक है, ये कंडीशन इक्वेशन रिक्वायर्ड होती है हमारे को अननोन फोर्सेस निकालने के लिए। तो हमारी स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम होगी जिसके अंदर ds की वैल्यू जीरो यानी कि स्टैटिकल इंडिटर्मिनेसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से सोल्व हो जाएगी, यानी कि ऐसे तीन इक्वेशन जिसमें समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस और मोमेंट अबाउट अ पॉइंट जीरो करके हम तीन अननोन की वैल्यू को निकाल सकते हैं। 3 अननोन्स कैन बी रिजोल्व। और जो पॉइंट यहाँ पर मैं आपको नोट करके लिखवाना चाहता हूँ, जो मकसद है यहाँ पर लिखवाने का, कि यहाँ पर ई जी म्यू के, ई का मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी का मतलब शियर मॉडुलस, म्यू का मतलब पॉइजन रेशियो, के का मतलब मेरा बल्क मॉडुलस, इन चार की मुझे रिक्वायर्ड नहीं होती, यानी कि मटेरियल प्रॉपर्टी आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, कब रिक्वायर नहीं होगी, जब मेरा स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होगी। उसके साथ मेरे को क्या रिक्वायर नहीं होगा, ठीक है, एक तो मेरे को मटेरियल प्रॉपर्टी यानी कि ई जी म्यू के नहीं चाहिए, दूसरा मेरे को क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज आर नॉट रिक्वायर्ड। क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी में कौन कौन आ जाएगा, मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया
और उसके साथ में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि मोमेंट ऑफ एरिया जिसकी यूनिट कितनी हो जाती है mm की पावर 4 या मीटर की पावर 4 यानी कि लेंथ की पावर 4 एज ए डायमेंशन मैं बोलूं, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई, मेरे पास क्या आ गई, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम का एनालिसिस, जो कि हम पढ़ते हैं पूरा सोम के अंदर। जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ने का मेन रीजन है वही है, मैं बार बार भी बता चुका हूं कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का एनालिसिस हम कहाँ करते हैं, बेसिकली स्ट्रक्चरल एनालिसिस में, ठीक है। तो इसमें मेरे को क्या चाहिए, अगेन एडिशनल कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस, एडिशनल कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशंस, ठीक है, डिफॉर्मेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट बोल दो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो जाता है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन और डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूज मत होना, स्लोप को जिसको जनरली डिनोट करते हैं थीटा से, और डिफ्लेक्शन को इस दोनों डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन से मेथड चाहिए हमारे को स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम के लिए। चलिए अब हमें क्या करना है, मेथड्स ऑफ एनालिसिस फॉर स्टैटिकली indeterminate structures। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंटर हम बारीक कर देते हैं यहां पर। चलिए उससे पहले, मेथड से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता भी देता हूं, उसके बाद एक चीज पूछना चाहूंगा, आप खुद दिमाग लगाना उसके ऊपर। मेरा क्वेश्चन है, एक चीज पहले बता देता हूं मैं आपको, फैक्ट क्या है, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर ज्यादा हार्ड होती हैं एनालिसिस पर्पस से हम सिविल इंजीनियर्स के लिए। लेकिन आपको अगर मैं पूछूं कि आप स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बनाओगे या फिर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बनाओगे एक्चुअल लाइफ के अंदर, तो आप कौन सी प्रेफर करोगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर आपको स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बनानी हो, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बनानी हो, दोनों में से आपका जो ऑप्शन होगा आप कौन सी चूज करना चाहोगे, तो उसके बारे में आप सोचें। अब उसके बारे में बताता हूँ कि कौन सी हम बनाएंगे और क्यों बनाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास एक कंडीशन लेता हूं, एक मैं लेता हूं स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम यानी कि सिंपली सपोर्टेड बीम। कैसी कंडीशन दी है मैंने, सिंपली सपोर्टेड बीम की कुछ इस तरह से दिखा रखी है, ठीक है, और यूडीएल बना देते हैं हम, ओके। और इस तरह से एक हम बीम लेते हैं हमारे पास स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम, और इसको हम बना देते हैं हमारी फिक्स्ड बीम, और इसके अंदर भी हम क्या ले लेते हैं, यूडीएल, ओके। अब यहां देखिए, जब मैं इनकी डिफॉर्म शेप बनाने जाऊंगा, डिफ्लेक्टेड शेप बनाने जाऊंगा, तो इसकी कुछ इस तरह से बनेगी, और इसकी कुछ इस तरह से कि एंड्स के ऊपर यहां पर कोई भी मूवमेंट या फिर मोशन वगैरह नहीं आने वाला। जब मैंने इनके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाया तो किस तरह का बनेगा, कुछ ऐसा। ये जो मैंने हैच एरिया किया है ना, वही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ठीक है, इधर फिक्स बीम के लिए। तब आप यहां पर देख सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कंसिडरेबली यहां पर रिड्यूस हो चुकी है, ठीक है। हालांकि डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 एंड 14 के बीच में लेते हैं ये, ठीक है, 24, सॉरी 14 नहीं, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 24 के बीच में। तो यहाँ डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 12 तक की इसकी मैक्सिमम वैल्यू रह जाती है, ओके। और यहाँ पर कितनी वैल्यू आती है, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 की, राइट, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8। तो आप देख सकते हैं बेंडिंग मोमेंट कंसिडरेबली रेड्यूस हो गया ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ जो रोटेशन आ रहा था उसको, रोटेशन को रोकने के रखने के लिए यहाँ पर नेगेटिव मोमेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि सपोर्ट फिक्स है, ठीक है। यहाँ तो मोमेंट आ नहीं था, यहाँ रोटेशन आ रहा है। अब इसके अंदर मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है, इसमें नहीं है, इसमें नेगेटिव मोमेंट आ गया, उसके ओवर नेगेटिव मोमेंट की वजह से ओवरऑल बेंडिंग मोमेंट जो मैक्सिमम है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कम, तो आपको पता है डिफ्लेक्शन भी कम। और ऑब्वियसली आप यहाँ पर देख सकते हो डिफ्लेक्शन कम है। अगर आपको बाय कैलकुलेशन देखना हो तो डिफ्लेक्शन डेल्टा बी की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम हम लेते तो कितनी हो जाती हमारे पास, 5/384 डब्ल्यू एल अपॉन ई आई, ठीक है, 5/384 डब्ल्यू एल 4 अपॉन ई आई, इसकी वैल्यू रह जाती है यहाँ पर
इसके डिफ्लेक्शन की, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट द सेंटर ही आएगा स्पैन के, ठीक है। और अगर यहाँ डिफ्लेक्शन मैं कैलकुलेट करने जाता तो ये उसका 1/5 टाइम्स हो जाता, यानी कि मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाती 3 डिफ्लेक्शन की डेल्टा बी इज इक्वल टू 1/384 WL की पावर 4 अपॉन EI, ठीक है। आप देख सकते हो कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर 5 टाइम्स ज्यादा, कि अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करते तब ये वाली टर्म बन जाती, राइट। तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम में एक फिक्स बीम से 5 गुना ज्यादा यहाँ पर डिफ्लेक्शन आ रहा है एट द सेंटर। अब आपको पता है डिफ्लेक्शन तो खराब करता है, क्योंकि हमने आरसीसी में भी पढ़ा है, आरसीसी और प्रीस्ट्रेस दोनों में डिफ्लेक्शन क्या करते हैं, क्रैक्स डालते हैं। क्रैक्स क्या करते हैं, अल्टीमेटली माइक्रो क्रैक को इंट्रोड्यूस करते हैं, माइक्रो क्रैक ज्वाइन होके ऊपर मैक्रो क्रैक बनाते हैं, फिर वो मेजर होके आगे प्रोपोगेट होकर क्या करते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को फेल कर देते हैं। तो वो हम नहीं चाहते, उसके लिए हमें डिफ्लेक्शन कम करने पड़ेंगे। डिफ्लेक्शन कम करने के लिए इसलिए हमने क्या बनाई, फिक्स बीम बनाई। यहाँ पर ये वैल्यूज मैंने कैसे लिखी है, स्लोप डिफ्लेक्शन की स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, आपको पहले भी बोल चुका हूँ। 100 में आया तो आपने पढ़ लिया होगा, वरना मैंने ऑफलाइन भी पढ़ा है। और सिंपली आप इन्हें अब याद करना शुरू कर दो, क्योंकि इनके बिना स्ट्रक्चरल एनालिसिस के काफी सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। हाँ, डिस्क्रिप्टिव पेपर में कर लोगे, थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, एसएससी वगैरह में नहीं मिलता। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, 15 से 20 के बीच क्वेश्चन करने पड़ते हैं 120 मिनट के अंदर, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाते। बहुत कम लोग हैं जो 190 200 के बीच का अटेम्प्ट कर पाते हैं आउट ऑफ 300, ठीक है। वरना अटेम्प्ट ही नहीं होता वहां, तो इतना मतलब फास्ट लिखना पड़ता है, हैंड राइटिंग खराब हो जाएगी तो वैसे ही मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हमें इसके रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे अगर आप कंपटीशन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। और वरना आपको पता है कंपटीशन एग्जाम तो पढ़ना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर लाइफ में आगे कुछ करना है, कंपटीशन एग्जाम का पता हो, इंटरव्यूज वगैरह में आपकी हाजिर जवाबी होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको उनकी वैल्यूज की ऑलरेडी पता हो, कैसे इंटरव्यू निकालते हैं, क्यों आई है और कितनी आई है, ठीक है। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ देखिए फिक्स बीम का रीजन हो गया कि मैंने स्टैटिकली इंडिटरमिनेट ही क्यों चूज की। अब इसके मेथड्स की अगर मैं बात करूं, let me erase this, you can simply skip the video for 10 seconds from here. तो बच्चों इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के एनालिसिस के लिए मेरे पास 3 मेथड होते हैं, ठीक है। हालांकि 2 मेथड होते हैं, लेकिन उस 2 मेथड के आगे ब्रांचेस बना के रखी हैं, तो टोटल मेरे पास 3 मेथड्स हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि उनमें बहुत सारे मेथड हैं, ऐसे ब्रांचेस ब्रांचेस करते जाएं तो हमारे पास 15-20 मेथड तो हो ही जाएंगे एनालिसिस के। लेकिन मेजर मेथड जो मैं बोलूं यहाँ पर मेरे पास एनालिसिस के कौन से होंगे, एक तो होता है एग्जैक्ट मेथड, ठीक है। और एक मेरे पास बच्चों आता है अप्रोक्सीमेट मेथड। ठीक है, अप्रोक्सीमेट मेथड जो मेरा रहता है इसको मैं बाद में डील करूंगा, इसके बारे में हल्का फुल्का बता देता हूं नाम से, हालांकि मैंने ऑफलाइन क्लासरूम में इसके बारे में कुछ बताया था। ये है पोर्टल मेथड, इसके जो पार्ट हो जाते हैं अप्रोक्सीमेट में, पोर्टल मेथड और कैंटिलीवर मेथड। इनके अंदर क्या रहता है कि अप्रोक्सीमेट मेथड में हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाती, क्योंकि डीएस की वैल्यू यानी कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इतनी ज्यादा हो जाती है, यानी कि हाई राइज बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी बहुत ज्यादा होगी। उसके बाद अगर मैं एनालिसिस करने जाऊंगा हर उस अननोन फोर्स के लिए, तो मैं उसको निकाल नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो इनके अंदर पोर्टल मेथड और कैंटिलीवर मेथड्स में कुछ ऐसे अजम्पशन होते हैं जिससे बहुत सारे फोर्सेस को, जिसमें आइडेंटिकल फोर्सेस होते हैं, ठीक है, मान लो 4-5 तरह के आइडेंटिकल फोर्सेस निकल गए, तो सिर्फ हमें बेसिकली अगर पहले 20 फोर्स थे उसमें 4-5 टाइप के आइडेंटिकल हैं, तो अब 4-5 ही फोर्सेस की हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो उसके लिए पोर्टल मेथड और कैंटिलीवर मेथड के कुछ अजम्पशंस दिए हुए हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती हमारे पास, रफली उसके आसपास की वैल्यू आती है, इसलिए इसे एक ऐसा मेथड बोला गया है अप्रोक्सीमेट मेथड। इसमें हमारे को क्या लगते हैं, कुछ स्पेशल अजम्पशंस को फॉलो करते हुए हमारे को स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना पड़ता है। हम एग्जैक्ट मेथड की तरह इसमें वही पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ आसपास की वैल्यू आ जाती है। और मोस्टली ये जो पूछा जाता है ना वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। ये कहाँ पूछा जाता है, हमारे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम यानी कि लिखित पेपर में, जिनके अंदर लिखना पड़ता है, एबे ज्यादा नहीं बनने पड़ते, ऑप्शनल नहीं होता वो, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ऑप्शनल तो वो सब्जेक्ट है जो हम चूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे सिविल सर्विसेज में। चलिए एग्जैक्ट मेथड की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट पेज पर आपको समझा देता हूं। चलिए एक बार इनके 2 मेथड तो बता दूं एग्जैक्ट में क्या है हमारे। एग्जैक्ट में 2 टाइप के मेथड पढ़ते हैं, ठीक है। एक मेथड तो है हमारा फोर्स मेथड, ठीक है, एंड अदर मेथड है हमारा
डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड में देखिए आगे, ठीक है, इंडिटरमिनेट का एनालिसिस कर रहे हैं, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट का। उसमें मेरे पास दो मेथड है, टेबुलर फॉर्म में ही हम इसका एनालिसिस बता देता हूं पूरा। ठीक है, एक तो मेरे को कौन सा चाहिए, फोर्स मेथड। दूसरा आपको कौन सा लिख के बताया था मैंने, डिस्प्लेसमेंट मेथड। काफी गर्मी हो गई है अभी तो, राइट। चलिए, तो फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड के कुछ अलग नाम होते हैं, ठीक है, लेकिन उन नाम को याद करने का आपको तरीका बता देता हूं। फोर्स मेथड्स को मैं नाम इसे याद रखता हूं एफसीसी, ठीक है, जैसे हम पढ़ते थे ना फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर हमारी 12th के अंदर, 11 12th के अंदर केमिस्ट्री के अंदर, तो इसको याद रखता हूं एफसीसी से, और इसको याद रखता हूं मैं डीईएस से। ठीक है, इसको एफसीसी, इसको डीईएस। तो एफसीसी से देखिए फोर्स मेथड के और मेरे पास नाम क्या आ सकते हैं। फोर्स मेथड को हम बोल देते हैं फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट मेथड, ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, या फिर अदर सी से इसका नाम क्या आ जाएगा, कंपैटिबिलिटी मेथड। बुक्स में जनरली आपको किस नाम से मिलेगा, ये कंपैटिबिलिटी मेथड के नाम से मिलेगा। ठीक है, वो मेथड जिसके अंदर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन आएंगी, राइट। सिंपल है ना, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है कि यानी कि जो प्रोब कैंटिलीवर का एनालिसिस किया था, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, वो किसके किया था, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन एक्स्ट्रा नॉन डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में। और जो एनालिसिस किया था ना, उसको रफली मैं बोल सकता हूं, जो मैंने मेथड कराया था ना, जिस मेथड से एनालिसिस करा था सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के, वो बेसिकली है मेरा कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, बहुत जनरल मेथड होता है, और जो जनरली हम एनालिसिस करते हैं ना, वो इसके पार्ट के अंदर आ जाता है, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। हालांकि बुक्स वगैरह में पढ़ोगे तो आपको स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 इस तरह की फॉर्म में मिलेगा, यानी कि इसकी गार्निशिंग करके आपको सुंदर सा करके दिखाना होता है। लेकिन जो हमने अब तक एनालिसिस किया ना प्रोब कैंटिलीवर का, वो किसके बेस पर किया था, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन के हिसाब से। ठीक है, तो एक मेथड को मैंने ऑलरेडी अनकॉन्शियसली यहाँ पर आपको उसका एनालिसिस करना सिखा दिया। अब इसका नाम देखिए, एफसीसी से क्या हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट, या फिर कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, या फिर कंपैटिबिलिटी मेथड। उसी तरह से मेरा जो डिस्प्लेसमेंट मेथड है, उसका नाम आप क्या बताओगे, डी से डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसको डी से आप क्या बोल दोगे, डिफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, या फिर इक्विलिब्रियम मेथड। इक्विलिब्रियम से ये मत समझना इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से सोल्व हो जाएगा, इंडिटरमिनेट एनालिसिस है ये, याद हो तो किसके लिए है ये, इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए। लिख देता हूं स्टैटिकली इंडिटरमिनेट, अभी बताऊंगा मैं बार बार स्टैटिकली इंडिटरमिनेट क्यों लिख रहा हूं। ठीक है, डी से डिफॉर्मेशन, ई से इक्विलिब्रियम, और एस से क्या बताओगे, स्टिफनेस कोफिशिएंट मेथड। स्टिफनेस कोफिशिएंट मेथड। अब एक चीज बताओ, जब आपने कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगाई थी, कंपैटिबिलिटी मेथड थोड़ी देर पहले क्या, यानी कि पिछले लेक्चर में हमने सोल्व किया था, जो प्रोब कैंटिलीवर वाला क्वेश्चन था, इस तरह से मैंने इधर क्या माना था, एक रिडंडेंट अननोन मान लिया था। ठीक है, प्रोब पर हमने क्या किया था, रिडंडेंट अननोन माना था, यानी कि जो फोर्स मेथड यानी कि कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड, कंपैटिबिलिटी मेथड में अननोन्स कौन रहते हैं, मेरे अननोन्स कौन रहेंगे यहां पर, रिडंडेंट फोर्सेस। ठीक है, इसमें अननोन्स कौन होंगे, रिडंडेंट फोर्सेस को अननोन मान लेते हैं। और उसके बाद जो एडिशनल कंपैटिबिलिटी इक्वेशन आती है, यानी कि कंपैटिबिलिटी मेथड है, तो हमें यहां पर क्या चाहिए होंगी, एडिशनल कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस। ठीक है, एडिशनल कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हमने किसकी निकाली थी, यहां पर
इसका जियोमेट्रिकल एनालिसिस करके, यानी कि जियोमेट्रिकल कंडीशन थी हमारे पास यहाँ पर कि इसके ऊपर जो हमारे पास डिफ्लेक्शन आने वाला है वो तो जीरो आएगा, ठीक है। स्लोप जो स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू, तो स्लोप की तो वैल्यू आ जाएगी इस तरह से थीटा, यानी कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन डेल्टा आने वाला था, उसकी वैल्यू जीरो। हमें कैसे पता लगा? इसकी जियोमेट्री देख के, यानी कि एडिशनल कंपैटिबिलिटी इक्वेशन होती हैं उनको जियोमेट्रिकल कंडीशन से हम रिलेट करते हुए एडिशनल कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनाते हैं, उससे अननोन फोर्सेस की वैल्यू निकालते हैं, जैसे हमने प्रोप कैंटिलीवर में हमारे पिछले लेक्चर में पढ़ा था, राइट। तो इसलिए यहां पर मुझे जरूरत किसकी पड़ती है? कंपैटिबिलिटी इक्वेशन की इन दी फॉर्म ऑफ जियोमेट्रिकल डिफॉर्मेशन, यानी कि डेल्टा और थीटा, ठीक है, और जिनकी वैल्यू हमें नॉन पता होती है। जैसे यहाँ पर इस सपोर्ट पर मुझे पता है ना तो डेल्टा है ना थीटा है ना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, राइट। उसके बाद ये मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, होप सो आपने लिख लिया होगा। वेट अ मिनट, चलिए इसमें अननोन्स किसको लिया हमने? रिडंडेंट फोर्सेस को, रिडंडेंट यानी कि इनडिटरमिनेट, जो इनडिटरमिनेसी ला रहे थे, जो फोर्सेस मेरे इनडिटरमिनेसी ला रहे थे उनको मैंने अननोन माना है, ठीक है। और इसी तरह से अगर यहां पर रिडंडेंट फोर्सेस को अननोन माना है तो इसमें अननोन्स को किसको मानेंगे? डिस्प्लेसमेंट्स को, ठीक है। यहां पर अननोन कौन हो जाएंगे? मेरे डिस्प्लेसमेंट्स हो जाएंगे। अब उसके बाद देखिए मेरे पास कि कौन सा मेथड आप कहां यूज करोगे। तो एक चीज बताइए, रिडंडेंट फोर्सेस को अननोन माना हुआ है, तो क्या आप चाहोगे कि आपकी स्ट्रक्चर के अंदर जो अननोन रिडंडेंट फोर्सेस, इनडिटरमिनेसी वाले फोर्सेस थे, स्टैटिक इनडिटरमिनेसी वाले फोर्सेस, वो ज्यादा हो? नहीं ना, आप तो चाहोगे ना जितनी वैल्यू भाई स्टैटिक इनडिटरमिनेसी की कम हो उतना ही मेरे लिए अच्छा, क्योंकि स्टैटिक इनडिटरमिनेसी का मतलब जैसे एक इनडिटरमिनेसी है तो वही क्या है मेरे पास? एक रिडंडेंट, यानी कि अननोन की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी? एक होगी। अब एक अननोन है तो मैं चाहूंगा ना, सबसे कम फोर्स आ गया मेरे पास, तो मैं कौन सा मेथड यूज करना चाहूंगा यहाँ पर? फोर्स मेथड, जिसके अंदर फोर्स को अननोन माना है। जिस मेथड का नाम है ना उसके अंदर उसी को अननोन माना गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर रिडंडेंट एक था, तो मैं क्या चाहूंगा? ये मेथड मैं कब यूज करना चाहूंगा? जब मेरी डीएस की वैल्यू यानी कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी विल बी लेस, यानी कि लेस, ठीक है। और ये मेथड मैं कब यूज करना चाहूंगा? इसमें अननोन डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट किसके अंदर आते थे? आपने अगर इंडिटरमिनेसी का लेक्चर पढ़ा हो हमारा काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का, तो उसमें हम फ्री जो मूवमेंट थे, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का स्टडी कर रहे थे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जितने ज्यादा कम आएंगे उसके लिए मेथड कौन सा सूटेबल हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मेथड, क्योंकि ये सूटेबल किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। डिस्प्लेसमेंट जितने कम हो हमें उतना जोर कम आएगा, उतना हमें प्रेशर कम लेना पड़ेगा। तो ये मेथड किसके लिए सूटेबल हो जाएगा? जिसमें डी के लेस हो जाएगा। किससे लेस हो? डी एस से, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी से। वेट अ मिनट, और इस वाले में आपको क्या करना पड़ेगा? जिसमें डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी काइनेमेटिक से कम हो। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कम होने का मतलब यहाँ पर रिडंडेंट फोर्सेस की वैल्यू कम है, यानी कि अननोन फोर्सेस कम है। जितने कम फोर्सेस उतना हमारे लिए अच्छा, कम जोर लगेगा। और यहाँ पर अननोन, जो अननोन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम है, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कम है। तो जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम कम उतना हमारे लिए अच्छा, राइट। अब डिपेंड करता है कि हमारे लिए कौन सा मेथड हम कब चूज करें। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। एक क्या दो एग्जाम्पल देने पड़ेंगे मुझे। तो एक, वेट अ मिनट, एक मेरे पास बीम है इस तरह की, प्रोप कैंटिलीवर, ठीक है, और एक बीम है मेरे पास इस तरह से नॉर्मल फिक्स बीम, ठीक है। दिस वन इज प्रोप कैंटिलीवर एंड दिस वन इज माय फिक्स बीम। लोडिंग कंडीशन नहीं दिखा रहा हूं, अज्यूम कर लीजिए कि जनरल लोडिंग है, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे अननोन यहां पर फोर्सेस निकालने पड़ते तो कितने आते? देखो यहां पर 1 2 3
एंड 4, राइट। यहां पर अननोन फोर्सेस की वैल्यू कितनी आ जाती? 4। लिख देता हूं चलो सपोर्ट्स के नाम के साथ में, ए एंड बी सपोर्ट है। कंप्लीट आपको रीजन के साथ बता रहा हूं कि क्यों कब कौन सा मेथड चूज करना है, ठीक है। ऐसे बस हवा में नहीं बोल रहे कि लिखा हुआ बुक में तो मान ले, कभी नहीं मानना अपन को। जब भी आपको डाउट हो तो अपने दिमाग पर सोचो और उसके बारे में पूछो कि क्यों यही मेथड क्यों चूज किया गया, ठीक है। तो ए और बी हमारे पास इस तरह से वैल्यूज यहां पर सपोर्ट कंडीशन है। फोर्सेस को मैं दिखाऊंगा ऑरेंज कलर से, ओके। एम ए, एच ए, वी ए, वर्टिकल में बी, हॉरिजॉन्टल में बी और बी सपोर्ट पर मोमेंट हो गया। तो टोटल यहां पर 6 अननोन फोर्सेस हैं, ठीक है। यहां कितने अननोन फोर्सेस हैं? 6। और यहां अननोन फोर्सेस की वैल्यू कितनी है? 4, ठीक है। मोमेंट को भी मैं फोर्स में यानी कि स्ट्रेस फंक्शन के अंदर इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है। अब स्ट्रेस फंक्शन लिख लीजिए, ज्यादा कहीं टेंशन हो जाए आपको कि फोर्स और मोमेंट को एक ही कैसे बोल दिया, ठीक है। तो यहां 4 अननोन है, यहां 6 अननोन है। हम 3 तो क्या कर सकते हैं कॉमन इसके अंदर, 3 कॉमन अननोन्स हम निकाल सकते हैं हमारी 3 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से। 3 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से हम 3 अननोन निकाल सकते हैं। तो अगर मैं रिडंडेंट की बात करूं, ठीक है, रिडंडेंट या इनडिटर्मिनेट जिनको मैं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से डिटरमाइन नहीं कर पा रहा, रिडंडेंट अननोन फोर्सेस कितने हो जाएंगे? यहां पर 1, और यहां पर रिडंडेंट अननोन कितने हो जाएंगे? 3, राइट। तो एक चीज बताओ, इन दोनों बीम के अंदर आप पहले कौन सी सोल्व करना चाहोगे? अगर मैं बोलूं ठीक मेरे को आपको सोल्व करनी है कंपैटिबिलिटी यानी कि फोर्स मेथड से, आप पहले कौन सी सोल्व करना चाहोगे? आप कहोगे भाई ये करेंगे हम सोल्व, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही अननोन फोर्स को निकालना है, मतलब कि हमें जोर कम आएगा इसके अंदर, कम हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इसमें कम थी, एक ही थी, इसलिए हमने इसको चूज कर लिया। अब काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की बात कर रहा हूं। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी को शो करता हूं मैं ग्रीन कलर से, ठीक है। डी के इस तरह से लिख देता हूं ग्रीन कलर से, और डीएस को हमने किससे शो किया था? इस ऑरेंज टाइप के कलर से, ठीक है। अब काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के लिए डिस्प्लेसमेंट काउंट करें। यहां डिस्प्लेसमेंट देखिए कितने आ गए मेरे पास। एक तो क्या आ सकता है? थीटा बी, राइट। एक तो मेरे पास क्या आ सकता है? थीटा बी, और दूसरा डेल्टा एच या डेल्टा एक्स में बोल सकता हूं एट द सपोर्ट बी। इसको थीटा जी बोल देते हैं, चलिए, कचरा सा हो गया काफी। थीटा जेड इन डायरेक्शन जी डायरेक्शन, एंड यहां पर डेल्टा एक्स, ठीक है, इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और थीटा कहां आएगा मेरा? यहां पर आप देखिए जी प्लेन के साथ में कुछ इस तरह से, ये वाले थीटा जी की बात हो रही है, ठीक है, एट दी सपोर्ट बी है। तो अगर मैं काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की बात करता तो इसमें अननोन डिस्प्लेसमेंट, अब यहां पर देखिए अननोन्स डिस्प्लेसमेंट कितने हैं? 2, राइट। अननोन डिस्प्लेसमेंट इधर कितने आ गए? 2। और यहां अगर मैं अननोन डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, कितने होंगे? यहां फिक्स सपोर्ट पर देखिए, फिक्स पर कोई नहीं आता, ठीक है। फिक्स का मतलब ही क्या है? ना तो इधर जाने देगा, ना ऊपर जाने देगा, ना रोटेशन करने देगा, तभी तो 3 रिस्ट्रेन, 3 रिएक्शन आ रही है, राइट। 3 एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन। यहां देखो 3 इधर से, 3 इधर से, 6 रिएक्शन है, यानी कि यहां पर 0 मेरे पास अननोन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी, जो कि अननोन डिस्प्लेसमेंट यानी कि डीके की वैल्यू ही है, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की वैल्यू है, ये 0 होगी। इसलिए ये स्ट्रक्चर स्टैटिकली तो इंडिटरमिनेट है, लेकिन काइनेमेटिकली किनेमेटिकली ये कैसी होगी मेरी? डिटरमिनेट स्ट्रक्चर होगी। तो एक चीज बताओ, आप कौन सा मेथड लगाना प्रेफर करोगे? आप 3 अननोन रिडंडेंट फोर्सेस को निकालना पसंद करोगे, या फिर कोई भी यहां पर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, सिंपल एक आधी इक्वेशन लगा के सोल्व करने की कोशिश करोगे? बताओ, खुद दिमाग लगाओ कि ऐसा कौन सा लगाओगे, डिस्प्लेसमेंट मेथड लगाओगे या फिर रिडंडेंट यहाँ पे फोर्स मेथड लगाओगे, ठीक है। तो हम चूज करेंगे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मेथड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। जितने कम डिस्प्लेसमेंट उतना हमें कम लोड लेना पड़ेगा, लोड यानी कि हमें काम करना पड़ेगा, यहाँ पर सोल्व करना पड़ेगा उस इक्वेशन को, ठीक है। एक्चुअल वाला लोड मत ले लेना कि 5 किलो न्यूटन लोड लग गया, वो वाले की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। तो इसलिए जहां पर डीके की वैल्यू
ds से कम हो यानी कि अननोन डिस्प्लेसमेंट कम हो गए, वहां कौन सा मेथड यूज करोगे? डिस्प्लेसमेंट मेथड, इक्विलिब्रियम मेथड या स्टिफनेस कोफिशिएंट मेथड या डिफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, डीईएस से आपको याद रखना है। और जिनके अंदर फोर्सेस कम होंगे यानी कि ds की वैल्यू dk से कम होगी, यानी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी से कम होगी, वहां आपको कौन सा यूज करना है? फोर्स मेथड, फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट मेथड या फिर कंपैटिबिलिटी मेथड, या सी से लास्ट हमारे पास क्या आ गया था? कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, तो पता लग गया आपको कौन सा कहां मेथड यूज करना है और क्यों यूज करना है। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार दोबारा लेक्चर देख लीजिए। लास्ट मेरे पास क्या है, अब इन मेथड्स में कौन कौन से नाम आते हैं। ठीक है, तो दो मेथड थे, फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड या डिफॉर्मेशन मेथड या फिर इक्विलिब्रियम मेथड या फिर स्टिफनेस कोफिशिएंट मेथड। और फोर्स का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट या फिर कंपैटिबिलिटी या फिर कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, याद हो गया होगा अब तक तो, वैसे नहीं हुआ तो साथ साथ बोल लिया करो, लेक्चर में याद होने लग जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो इनके अंदर कौन कौन से मेथड आते हैं? अब फोर्स मेथड में बताइए, जिनके अंदर अननोन फोर्सेस कम होंगे वही मेथड किस में आ जाएंगे? फोर्स मेथड में। तो अननोन फोर्सेस हम कहां कहां लेकर चलते हैं? सबसे पहले तो हमने कौन सा पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही, मतलब पिछले लेक्चर में? कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड, राइट? जो मैंने प्रोप्ड कैंटिलीवर का एनालिसिस करके बताया था ना पिछले लेक्चर में, वो कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन का मतलब नॉर्मल बेसिक और एक तरह से संक्षिप्त फॉर्म थी उसकी, कंप्रेस्ड फॉर्म थी। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पर क्या मेथड आ सकता है? स्ट्रेन एनर्जी मेथड। हालांकि ऑफलाइन क्लासरूम में स्ट्रेन एनर्जी मेथड में पूरा करा चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं आपको फिर से डिटेल में करा दूंगा, रिवीजन क्लास की तरह एक तरह से। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी मेथड हो जाएगा। स्ट्रेन एनर्जी में ही मेरा क्या आ जाएगा? कास्टिग्लियानो। हालांकि काफी जगह स्ट्रेन एनर्जी मेथड और कास्टिग्लियानो को अलग लेकर चलते हैं, लेकिन मैं दोनों को सेम मानकर चलता हूँ। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें कास्टिग्लियानो मेथड ही तो इधर यूज करना है। वहां पर हमें क्या करना है? उसकी जो फॉर्म है वहां पर लोड के रिस्पेक्ट में उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है और उसी से हम स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकालते हैं, राइट? और अवेलेबल स्लोप और डिफ्लेक्शन से अननोन फोर्स है जो भी होंगे उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यही तो चाहिए हमें, स्ट्रेन एनर्जी मेथड। ठीक है, इसलिए मैं कास्टिग्लियानो और स्ट्रेन एनर्जी मेथड को एक ही मान के चलता हूँ। ये मेरा ओपिनियन है, आप चाहे तो अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थ्री मोमेंट थ्योरम। थ्री मोमेंट थ्योरम का एक और एक्स्ट्रा नेम होता है, तो आज का होमवर्क क्या हो जाएगा? आपको लिखना है व्हाट इज द नेक्स्ट सेकंड नेम ऑफ थ्री मोमेंट थ्योरम, एंड उसके साथ साथ आप क्या लिखोगे? कास्टिग्लियानो जो थ्योरम है उसकी फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम। ठीक है, कास्टिग्लियानो के फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम के बारे में लिखोगे नीचे कमेंट सेक्शन में, और थ्री मोमेंट थ्योरम का अदर नेम लिखोगे। ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है, और जिसका सही होगा उसे हम पिन कर देंगे। ओके, उसके साथ साथ एक मेरा मेथड होता है कॉलम एनालॉजी मेथड, और जो हमारे सिलेबस में और काफी अच्छा और काफी यूजफुल मेथड होता है। हालांकि स्ट्रेन एनर्जी से सब हो जाते हैं, लेकिन कुछ हमें एक्स्ट्रा मेथड भी सीखने चाहिए, तो एक और एक्स्ट्रा मेथड हमारे पास काफी अच्छा रहता है, यूनिट लोड मेथड। ओके, दिस वन इज यूनिट लोड मेथड। आई हैड टू चेक माई माइक दैट इट वॉज वर्किंग और नॉट, अगर मैं पूरी वीडियो बना और पता लगे माइक ही ऑन नहीं था, राइट? यूनिट लोड मेथड, तो ये जो मेथड है, आई होप सो आपको राइटिंग समझ आ रही होगी, बल्कि मैंने साथ में बोल भी दिया तो आपने लिख लिया होगा। ठीक है, तो ये जो सारे मेथड हैं ये किसके अंदर आते हैं? हमारे फोर्स मेथड के अंदर, यानी कि वो वाले मेथड जिनके अंदर अननोन फोर्सेज होंगे और अवेलेबल जियोमेट्रिकल कंडीशन से अननोन फोर्सेज की वैल्यू को निकाल लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में एक आपको अच्छे से याद होगा पिछले सेमेस्टर का मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, उसके साथ स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, एक हमारा हो जाएगा कानीज मेथड। अभी मेथड्स के खाली नाम दिखा रहा हूं। कई बार क्या होता है कंपटीशन एग्जाम में, मैंने ऑब्जर्व किया है, इन मेथड के नाम पे ही मतलब सवाल पूछ लेता है हमसे। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है ना, जैसे बोल दिया कानी मेथड किसके अंदर आता है? डिस्प्लेसमेंट मेथड में आता है, डिफॉर्मेशन मेथड में आता है, इक्विलिब्रियम मेथड में आता है। ठीक है, तो मतलब इसके आपके अदर नेम भी पता होना चाहिए, DES आप याद रखो, और इसमें FCC याद रखो, तो इनके अदर नेम भी पता होना चाहिए, और इनके अंदर कौन कौन से हम मेथड यूज करें वो भी पता होने चाहिए हमें। ठीक है, इन सब के बारे में, मेथड्स के बारे में हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, कानिस मेथड, एक है हमारा मैट्रिक्स मेथड, काफी यूजफुल मेथड है ये।
एक है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मेथड, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मेथड, कि एक रिडंडेंट ऐसा होगा जिसके लिए उस बीम के अंदर, उस स्ट्रक्चर के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कम से कम हो जाएगी, वो उसकी कंडीशन सिर्फ एक ही रिडंडेंट के लिए आएगी, तो पार्शियल डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम हो जाती है। ओके, अब और अप्रोक्सीमेट में तो मैंने आपको बता ही दिया था कि कौन सा मेथड हमारे, यानी कि पोर्टर और कैंटिलीवर मेथड। तो ये थे बच्चों हमारे मेथड ऑफ एनालिसिस फॉर स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। किसके लिए? स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, सिर्फ इनडिटर्मिनेट नहीं बोलना। तो होप्स आपको कुछ समझ आया होगा। कोई भी अगर आपको सजेशन देना हो, कुछ प्रॉब्लम आई हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो सिंपली कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, दैट्स इट फॉर टुडे।